Hello students of Standard 8. Once again, I am in front of you with the chapter The Constitution. Dear students, in last video we have just discussed about the fundamental rights. Right? So dear students, what are the fundamental rights? You have just studied there are 6 fundamental rights. It was given earlier and later on 2 more fundamental rights was just added, right? And whenever we will just talk about the fundamental rights, it is necessary for convenient life of every people, as it is aspiration of our constitution that the desire and the wish of every people be fulfilled. People be feel independent, and the government will be based on equality, liberty, and fraternity. So to give the aspiration of equality, liberty, and fraternity, the Indian Constitution was made, and the fundamental right was just added in the constitution. तो प्यारे बच्चों, फंडामेंटल राइट्स देने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का फंडामेंटल राइट्स देने के पीछे एस्पिरेशन था कि जो ऑब्जेक्टिव है एक ऐसे कंट्री का फॉर्मेशन करना जहाँ पे गवर्नमेंट लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी पर बेस्ड हो, राइट? तो अब हम लोग आगे देखेंगे उससे कि फंडामेंटल राइट्स के बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है, राइट? जब कोई भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री जो होती है, वो कोई भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अपने सारे ऑब्जेक्टिव वन ऑफ सडन और यू कैन से एट वंस फुलफिल नहीं कर लेते हैं. हमारी जो भी ऑब्जेक्टिव होती है, हमारी जो भी गोल होती है, हमारी जो भी एम्बिशन होता है, एकाएक से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, राइट? इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं. एक और रीजन्स आप इसके लिए कह सकते हो कि जब कोई कंट्री इंडिपेंडेंट होती है और इंडिपेंडेंट के बाद एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में सोचती है, तो डेफिनेटली उनके पास बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं और वो सारे चैलेंजेज एक बार में ख़त्म चैलेंजेज को फुलफिल नहीं किया जा सकता है, राइट? तो वही बात हुआ जब इंडिया भी इंडिपेंडेंट हुआ. तो इंडिया भी इंडिपेंडेंट होने के बाद बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको कि एकाएक से पूरा नहीं किया जा सकता था, ठीक है? तो एकाएक से पूरा नहीं किया जा सकता था. क्यों नहीं किया जा सकता था? तो नहीं किए जाने के पीछे ऑब्जेक्टिव और रीजन ये था कि देयर वाज स्कार्सिटी और अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, संसाधन की कमी. उसके लिए जितने पैसे, जितने संसाधन, रिसोर्सेस की हमें ज़रूरत होती, उतनी रिसोर्सेस उस टाइम अवेलेबल नहीं था. इसलिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए गए जिनको कि आने वाले टाइम में और फ्यूचर के टाइम में जिसे हमें अचीव करना है. हमने ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड कर लिया, ठीक है? भले ही उस टाइम वो पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन उसको फ्यूचरिस्टिक वर्क मान करके हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम कर दिया. और ऐसे ही गाइडलाइन, ऐसे ही प्रिंसिपल को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, राइट? नाउ जस्ट सी ऑन योर बोर्ड व्हाट इज जस्ट रिटन हियर. द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन सम गाइडलाइंस और गोल्स फॉर द फ्यूचर. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले आने वाले समय में क्या क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, ऐसे ऑब्जेक्टिव को बनाए, ठीक है? ऐसे ऑब्जेक्टिव को उन्होंने फ्रेम किया जिसको कि आप गाइडलाइन भी कह सकते हो और गोल भी कह सकते हो कि आने वाले टाइम में जिसे अचीव करना है, ठीक है? इसलिए बिकॉज अ न्यू नेशन कैन नॉट अचीव ऑल गोल्स एट वंस in unavailability of resources.
क्योंकि कोई भी कंट्री एकाएक से सारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर सकता है, बिकॉज उनके पास उतने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं थी। इसलिए फ्यूचर में क्या ऑब्जेक्टिव गेन करना है, ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्टिव्स और जो प्रिंसिपल्स बनाए गए उसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। it's a principle or guideline, right, that to be achieved in future. These are different goals or objectives that has to be achieved in coming time, right. आने वाले समय में वो सारे ऑब्जेक्टिव जिन्हें हमें अचीव करना था, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं और उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। नाउ few more lines. After the independency this was situation for India too. तो किसी दूसरे कंट्री के जैसे ही भारत का भी ये सिचुएशन था। इंडिया को भी आज़ादी के बाद कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना था, ठीक है। इसलिए भारत ने भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए जिसको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। सम ऑफ सच प्रिंसिपल्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू लॉ इन लास्ट फ्यू ईयर्स। ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ के फॉर्म में उसे ऐड कर लिया गया है आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ अमेंडमेंट इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो just try to understand what happened in India after the independency. There are initially few guidelines, but right now it just converted into law, right. It's, for example, right to primary education. राइट टू प्राइमरी एजुकेशन जिसको 2009-2010 में क्या किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंपलसरी कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंसी के टाइम ये राइट टू प्राइमरी एजुकेशन हमारा ये कंपलसरी नहीं था। लेकिन राइट अभी देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या है, कंपलसरी कर दिया गया है। और दिस इज द राइट फॉर एवरी चिल्ड्रेन ऑफ एज 6 to 14 years that they will get primary education free, right, and it will be the responsibility of the government to provide primary education to every child of age group between 6 to 14 years। मतलब 6 साल से लेके 14 साल तक के सभी बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। दिस विल बी एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भारतीय संविधान में ऐड कर लिया गया है। इसी तरह है राइट टू इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट का जो भी वर्क है उस गवर्नमेंट के वर्क को गवर्नमेंट को अपने वर्क को ट्रांसपेरेंटली करना है। इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी पीपल क्या कर सकती है, गवर्नमेंट से कलेक्ट कर सकती है, ले सकती है। किसके तहत, द राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत 2005 में इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। नेक्स्ट, चाइल्ड अब्यूज। अब जैसे कि है 14 ईयर से छोटे बच्चे जो भी हैं उनको किसी भी डेंजरस वर्क में नहीं रखा जा सकता है। ये पहले मतलब ये जैसे कि बाल अधिकार कानून के तहत इसको किया गया। चाइल्ड राइट्स के तहत इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। क्या है, वंस अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बिकम्स अ लॉ इट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय अ कोर्ट ऑफ बाय लॉ। जब तक कि इसे कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लॉ के रूप में कन्वर्ट नहीं करते हैं तब तक तो ठीक है, तब तक तो उसे बस एक मोरल राइट्स के रूप में आप कह सकते हो। लेकिन उसको जब लॉ के रूप में हम कन्वर्ट कर देते हैं तब कोर्ट उसको फॉलो कराने के लिए मजबूर कर सकती है। अगर उसको गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट मतलब कोर्ट क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज directive principle of state policy. Directive principle of state policy are few policies or guidelines that has to be achieved in future. You can say in one line, it's a futuristic homework. It's a futuristic homework that has to be achieved in coming time. Thank you. Have a nice day.
I think it is clear to everyone, and we will meet very soon in next video with fundamental duties.